जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 5 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के जीके के सारे क्वेश्चन को करूंगा और वो भी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है मेरा भाई, मार्च 2023 में किस उम्मटहट लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये रानी मछैया जो है मेरा भाई, ये उम्मटहट लोक नृत्य है उससे संबंधित थी और इसीलिए उन्हें क्या मिला था मेरा भाई? पद्मश्री मिला था। अब यहाँ से आप लोग रिलेट कीजिएगा मेरा भाई, ये उम्मटहट जो है ना, उम्मटहट ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का है मेरा भाई? कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और रानी मछैया जो है यही करती थी। ठीक है, उम्मटहट। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखोगे मेरा भाई, तो निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था मेरे भाई? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये किया था। अब यहाँ से आप लोग याद रखिएगा मेरा भाई, आपसे पूछेगा कि वर्तमान में अभी जो है हम लोग का पर्यावरण मंत्री जो है मेरा भाई वो कौन है? तो हम लोग का जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा नागर विमान मंत्रालय। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये है क्या? नागर विमान मंत्रालय। तो नागर विमान मंत्रालय जो है मेरे भाई ज्योतिराव, ठीक है, ज्योतिरादित्य, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मेरे भाई, सिंधिया जो है वो कौन है मेरा भाई? नागर विमान मंत्रालय हैं। वही कृषि मंत्रालय की बात करते हैं या किसान मंत्रालय की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा मेरा भाई, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद आगे देखोगे मेरा भाई, तो एक और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा भाई, उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय कौन है वर्तमान में? तो ये है प्रहलाद जोशी। कौन है मेरे भाई? प्रहलाद जोशी हैं। तो आप इसको याद करके रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल देखेंगे मेरे भाई। जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मेरे भाई पश्चिम बंगाल जो राज्य है मेरे भाई, वहीं पर पड़ता है मेरे भाई बहरामपुर लोकसभा सीट। ये मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत पड़ता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है मेरे भाई कि लोकसभा में टोटल कितने सीट है मेरे भाई? तो टोटल मेरे भाई 543 सीट जो है मेरे भाई लोकसभा में है। आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा को मेरे भाई क्या कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है मेरे भाई निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है मेरा भाई। ठीक है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद इसका आपसे कार्यकाल पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है मेरा भाई? 5 साल का होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना मेरा भाई, यहाँ से कि आप लोग को यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है मेरा भाई कि लोकसभा को भंग किया जाता है या नहीं? तो लोकसभा को क्या किया जाता है मेरे भाई? भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे यहाँ पर लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र चाहिए मेरे भाई? तो 25 वर्ष लोकसभा बनने के लिए उम्र चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा। वही राज्यसभा बनने के लिए मेरे भाई 30 वर्ष का उम्र आप लोग का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेरे भाई, 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखवाज वादक थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा नाथद्वार। नाथद्वार जो घराने है मेरे भाई राजस्थान स्टेट में पड़ता है और वहाँ पर एक नाथद्वार मंदिर भी है। तो उसी घराने से मेरे भाई कौन थे? डालचंद शर्मा जो थे वो थे। ये एक पखवाज वादक है, यानी कि ये पखवाज बजाते थे। कौन मेरे भाई? डालचंद शर्मा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो योजना आयोग का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है मेरे भाई? वो होता है प्रधानमंत्री होता है। कल भी आप लोग को मैं बताया था। तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री की जो मेन भूमिका होती है वो पदेन अध्यक्ष का भूमिका होता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिएगा मेरे भाई कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसकी स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। और 1950 में जब इसका मतलब कि स्थापना हुआ, ठीक है, गठन हुआ, तो उसके बाद इसमें जो था मेन जो था मेरे भाई
काम वो था कि यहाँ पर देश को कैसे तरक्की करना है, यानी कि पंचवर्षीय योजना इसी के अंतर्गत लाया गया था, योजना आयोग के अंतर्गत। और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ अभी तक, 1951 से शुरू हुआ और 2017 तक चला। हालांकि आपको पता होगा कि 2015 में ही क्या कर दिया गया था, योजना आयोग को रद्द करके और इसके जगह पर क्या लाया गया मेरा भाई, नीति आयोग लाया गया था। क्या लाया गया था, नीति आयोग लाया गया था, याद होगा आप सभी को, ठीक है, क्योंकि 2015 में आ जाता है मोदी सरकार का, ठीक है, यहाँ पर शासन, और वो क्या करते हैं कि योजना आयोग को ख़त्म करके और उसके जगह पर नीति आयोग लाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये मणिपुरी में, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में पुंग का उपयोग किया जाता है। पुंग का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, ढोल। तो जब मणिपुरी डांस करते हैं ना तो उसमें ढोल बजाया जाता है, ठीक है। जब ढोल बजता है तो उस ढोल को ढोल ना बोल के उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, पुंग बोलते हैं, ठीक है। तो पुंग शब्द जो है मेरा भाई मणिपुरी जो नृत्य होता है उसमें यूज किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में, आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ स्टैटिक जीके में, तो आप लोग जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया है। तो सबसे पहले देखो टोटल आपसे पूछेगा, टोटल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ शास्त्रीय नृत्य, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितना है मेरा भाई, तो 8 है। कभी कभी क्या होता है मेरा भाई 8 ना देके ऑप्शन में 9 देगा, 9 इसलिए देता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो है शास्त्रीय नृत्य उसको बोलते हैं छौ, बोलते हैं छौ को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है, ठीक है। संगीत नाट्य अकादमी जो है छौ को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता, इसलिए याद रखना सिर्फ और सिर्फ 8 को ही शास्त्रीय नृत्य माना है। तो जब भी आप एग्जाम में करके आओगे तो ओनली 8, अगर आपसे पूछे कि एक एक्स्ट्रा 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन है तब जाके आप 6 लगाना, नहीं तो टोटल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है अभी तक, ठीक है। और 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको मैं सब कुछ पढ़ा रखा हूँ डिटेल में, आप जाके देख लेना। ऐसे कथकली कहाँ का हो जाएगा, मैं रोज करवा रहा हूँ मेरे भाई, आप सबको याद हो गया होगा अब तक। केरल का कथक कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है मेरे भाई, ओडिशा का है। उसके बाद मेरा भाई मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुरी। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखो 7 नंबर सवाल कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि हुई थी। क्या हुई थी, बेसिन की संधि। तो पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये मेरा भाई 1802 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो पूछा कि बेसिन की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था मेरे भाई, 1802 में। किसके किसके बीच में मेरे भाई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या किया थे, अंग्रेजी सेना इसके क्षेत्र में मतलब कि जो होता है पहरी देना, मतलब कि देखभाल करने का जिम्मा लिया था। आगे चलते हैं मेरा भाई 8वां सवाल की ओर। 8वां सवाल देखो कह रहा है कि क्रमशः 2 kg 3 kg द्रव्यमान वाली 2 वस्तु ए और बी को अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल पर स्पर्श करने पर ए को 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वे धरातल से टकराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50/27। इसको सॉल्व कर लेना मेरा भाई, मेरा साइंस बहुत वीक है तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। 9 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है। तो आर्टिकल जो मेरे भाई 42 करता है, कौन करता है, अनुच्छेद 42 के अंतर बताया गया है कि मेरे भाई न्याय संगत मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को क्या करेगा, रेखांकित करेगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो आर्टिकल 42 जो है मेरा भाई ये आता है कौन से भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। कौन से भाग में आता है, भाग 4 में। और भाग 4 में क्या है मेरे भाई, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है। और इसमें टोटल कितने से कितने आर्टिकल है मेरे भाई, तो 36 से लेकर और 51 तक के आर्टिकल जितने भी आते हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत है, तो भाग 4 के। और इसी के अंदर 42 आता है। तो आप लोग याद रखिएगा 42 में बताया गया है क्या चीज़, काम की न्याय संगत और मनोवाचित दशाओं को सिद्धांत। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा मेरा भाई अनुच्छेद 41, बहुत लंबा अनुच्छेद है, मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 41 में कहा गया कि काम पाना, शिक्षा पाना और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार और को संरक्षित करना ही आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, कृषि और पशुपालन याद रखना, ठीक है, कृषि और पशुपालन याद रखना, इतना चीज़ याद रखो, इससे पकड़ लोगे आप। ऑप्शन देखो तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक
तौर तरीके से इसको संगठित करना। और इसी में आर्टिकल 48 में ये भी और बताया गया मेरे भाई कि जितने भी दुधारू पशु है जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, इन सब पे मतलब कि जो हत्या होता है उसको प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आर्टिकल 48 के अंदर ही बताया गया है। और उसके बाद एक आप लोगों का आर्टिकल नंबर 46 बच रहा है मेरा भाई। आर्टिकल 46 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 46 में बताया गया है SC ST या अन्य जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है आर्टिकल नंबर 46, ठीक है। तो शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन में दर्शाता है किसका मेरे भाई? SC ST और अन्य कमज़ोर वर्ग के। ये क्लियर हो गया होगा सारा आर्टिकल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 10 नंबर बोला कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था मेरा भाई? तो MS चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अब यहाँ से देखो कि 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को आप याद करो। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है मेरा भाई? तो अहमदाबाद गुजरात में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इसका भी नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक माइंड में आप लोग को ज़रूर चला होगा कि सर अंधे लोग कैसे खेलते होंगे क्रिकेट, ठीक है। तो देखो अंधे लोग जो है ना क्रिकेट खेलते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो उनका जो बॉल होता है ना, बॉल तो सबसे पहले बड़ा बॉल होता है, और जब बॉल ज़मीन पे गिरता है तो आवाज़ आता है, और उन्हीं आवाज़ को सुन के मेरा भाई कि किधर से बॉल आ रहा है, आवाज़ सुन के परख के मेरा भाई, और फिर वो क्या करते हैं? शॉट मारते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं ये जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है। एक तो पूरा अंधा होता है, एक थोड़ा सा अंधा, आंशिक रूप से अंधा, और एक होता है दृष्टिहीन, मतलब कि जिसका आंख बहुत कमज़ोर हो जाता है ना, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इस खेल में। तो 3 टाइप के अंधे लोग इसमें क्या करते हैं? मिलकर और इस क्रिकेट को खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर मेरे भाई, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मेरे भाई खमीर, जिसको बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। जितने भी देखते हो कि पेस्ट्री हो गया, ब्रेड हो गया, केक, ये सब बनता है ना, सब में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, खमीर का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 12 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो ये इजी क्वेश्चन मेरे भाई, नेपाल में नहीं बहती है, जबकि आपको पता होगा चीन से ये निकलती है। तो चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, और बांग्लादेश हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आया ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखो, उद्गम स्थल इसका क्या हो जाएगा? उद्गम मतलब क्या होता है? उद्गम स्थल मतलब क्या होता है? जिसको नहीं पता है मेरा भाई आपको पता होना चाहिए, जहाँ से नदियाँ निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल जो हो जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा अंक्सी ग्लेशियर। अंक्सी ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत के अंक्सी ग्लेशियर से क्या होता है मेरे भाई? ग्लेशियर से क्या होता है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और जब ये निकलती है तो तिब्बत में इसको कौन से नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम है मेरे भाई, तीनों नाम को याद रखना। तिब्बत या चीन में इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या चीज़? यारलुंग सांगपो, यारलुंग हो गया। उसके बाद ये तसांगपो, थोड़ा चाइनीज़ नाम है मेरा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ये कहाँ पर बोला जाता है मेरा भाई? चीन या तिब्बत क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। चीन या तिब्बत क्षेत्र में इसको बोला जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में AP लिखता हूँ, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश हुआ। अरुणाचल प्रदेश में मेरा भाई इस नदी को बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी बोला जाता है। कहाँ? दिहांग नदी। और जैसे ही मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, तब जाके उसका नाम क्या पड़ता है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है, और फिर ये कहाँ जाते हैं मेरे भाई? जब ये प्रवेश करेगी मेरे भाई कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BL, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब जाती है तो बांग्लादेश में इसी नदी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? यमुना नदी बोलते हैं। किसको मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र को। तो यहाँ पर एक बार आप रिलेट कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मेरे भाई? अंक्सी ग्लेशियर से है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग तंगसापो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? यमुना नदी कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी ही हो जाएगा, भारत का सबसे चौड़ी नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक द्वीप बनता है मेरे भाई असम में। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है। पूछे दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे बनती है मेरे भाई? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनती है, जो कि कहाँ है? असम में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर इतना चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। 13 नंबर सवाल, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में उद्योग कौन से
उद्योग सम्मिलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निष्कर्षण उद्योग। देखो, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में जो उद्योग शामिल होता है उसको बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल कह रहा है कि पाइरेनोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान और मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। तो सब सीधा भाषा में ये है मेरे भाई कि पाइरेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये सौर की जो किरणता होती है ना, सौर की जो किरणता होती है उसको मापा जाता है पाइरेनोमीटर से, आपको पता होना चाहिए। वही वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, किसका, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखो, भारत में कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 से मेरे भाई 75 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, कोयला जो है ना, भारत में पूछे कि कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई झारखंड में होता है। कहाँ होता है, झारखंड। झारखंड के एक जिला है मेरे भाई, कौन सा, धनबाद। धनबाद में सबसे ज़्यादा, और धनबाद में भी एक शहर है मेरे भाई, क्या, झरिया, और यहीं पे सबसे अधिक मात्रा में मेरे भाई क्या होता है, कोयला मिलता है। उसके अलावा भी और ऐसे जगह जहाँ पे कोयला आपको देखने को मिल जाता है, जबकि कोयला का हेडक्वार्टर, जो कोयला का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है मेरे भाई, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है, आप याद रखना। कोयला उत्पादन तो होता है मेरे भाई झारखंड में भरपूर मात्रा में, लेकिन देखो सरकार के यहाँ पर नियत, ये इनका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में बना रखे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, 16 नंबर सवाल पे, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई भारत के लिए खेलते हैं। पूर्व क्रिकेटर जो रोजर बिन्नी थे वो भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं। नाम से थोड़ा लग रहा है कि मेरा भाई हाँ इंडिया के नहीं है भाई, आउट ऑफ कंट्री के हैं, और बहुत बच्चे इंग्लैंड भी मार देंगे, लेकिन गलती मत करना मेरे भाई। रोजर बिन्नी जो है मेरा भाई वो भारत के ही प्लेयर थे, और वो होम स्टेट जो था बेंगलुरु से वो क्रिकेट खेलते थे, आप लोग को पता होना चाहिए, कर्नाटक के लिए। अब देखिए क्रिकेट वर्ड आया तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिकेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ओडीआई। ठीक है, फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप जो था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1975 में। सबसे पहला विश्व कप कब हुआ था मेरा भाई, तो 1975 में हुआ था, जिसका जो कौन जीता था मेरा भाई, वेस्ट इंडीज जीता था। सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था, वेस्ट इंडीज जीता था। किसको हरा के जीता था मेरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या हुआ था मेरे भाई, हार गया था, जबकि वेस्ट इंडीज क्या हो गया था मेरे भाई, जीता था। ठीक है, 1975 के वर्ल्ड कप में। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये तो पहला वर्ल्ड कप के बारे में हो गया। भारत सबसे पहले वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में। अरे यार एक मिनट, तो मेरे भाई यहाँ पर देखना, देखो 1983 में मेरा भाई क्या हुआ था मेरा भाई, भारत सबसे पहले क्या हुआ था, 1983 में प्रथम विश्व वर्ल्ड कप जो था मेरा भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो जीता था। और वो भी जीता था किसको हरा के मेरा भाई, इंडिया जीता था मेरे भाई 1983 में पहला वर्ल्ड कप। और किसको हराकर मेरे भाई, तो वेस्ट इंडीज़ को ही हराकर मेरा भाई, वेस्ट इंडीज़ इसमें हार गया था, जबकि इंडिया इसमें जीत गया था 1983 के वर्ल्ड कप में। वहीं उसके बाद 2011 में फिर से इंडिया क्या जीता है मेरे भाई, वर्ल्ड कप जीतता है। किसको हराकर, श्रीलंका को। श्रीलंका को इसमें हराता है मेरा भाई, और इसमें क्या होता है मेरा भाई, इंडिया फिर से जीत जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं मेरा भाई कि भारत अभी तक टोटल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं मेरा भाई। ठीक है, ओडीआई वाले वर्ल्ड कप जो 50-50 ओवर के होते हैं विश्व कप, वो 2 बार जीता है। एक तो 1983 में जीता है मेरा भाई, अभी आपको मैं बताया, और एक 2011 में जीता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 17 नंबर, डैश दिनों का काम देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी। तो 125 दिन, ठीक है, 125 दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरा भाई, 18 नंबर, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार ही हुआ था। अब देखो गंगा नदी की अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितना है मेरा भाई, लंबाई इसकी कितना है, तो 25-25, ठीक है, 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अब देखो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक
सहायक पूछे नदी तो ये हो जाएगा यमुना, जो हो जाएगा मेरे भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी इनके सहायक नदी है, सोन, गंडक, ठीक है, रामगंगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आप लोग को दिख रहा होगा ऋग्वेद। देखो वेद आपसे पूछे कि वेद की टोटल संख्या कितना है मेरा भाई, तो वेद की टोटल संख्या 4 है। कितने टोटल? 4 है। कौन कौन है? एक तो ऋग्वेद हो गया, एक आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई सामवेद, ठीक है, सामवेद के बाद हो जाएगा मेरे भाई अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। उसके बाद एक हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। तो इन चारों वेदों को याद रखिएगा। इसमें सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऋग्वेद हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 19 नंबर, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिक के साथ मार्च किया था? तो ये 2023 में जो किया था, मिस्र के जो था मेरा भाई सैनिक, वो आए थे यहाँ पर और भारतीय सैनिकों के साथ क्या किए थे? मार्च किए थे। अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल होगा मेरा भाई, देखो निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों के जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आया भारत, और भारत में अगर हो रहा है मेरा भाई, ठीक है, तो कौन नहीं आएगा? तो राष्ट्रीय तो आएगा ही मेरा भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला ही नहीं आएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे मेरे भाई आपके एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार जिसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? IHRC, जिसका हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। जबकि इंग्लिश में आपसे पूछे तो होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन HRC का फुल फॉर्म होता है। HRC का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है कि HRC का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा मेरे भाई लंदन में। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? लंदन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि राष्ट्रीय SC, ठीक है, अनुसूचित जाति SC आयोग। SC आयोग जो आया था मेरे भाई, ये आर्टिकल 338 के तहत मेरे भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्या हुआ था मेरा भाई? गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। वही बात करते राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरे भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1992 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो 1992 ईस्वी में। अब उसके बाद देख लो भारतीय, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आया था वो कब आया था? 1993 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इतना चीज़ आप याद रखना मेरे भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो SSC GD के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जितना करवा रहा हूँ मेरे भाई उतना GK कर लेते हो, तो 100% बोला मेरे भाई, GK में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम है SSC GD के उसमें, ठीक है। आप सारे को याद करो, बाकी एग्ज़ाम तक मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा GK के इसके करवाने के बाद भी जो छूटेगा नहीं। रीजनिंग में मैं मेरा भाई 20 में 20 करवा दूंगा आप लोग को, उसके लिए टेंशन मत लेना। मैथ भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए मेरा भाई, ठीक है, सपोर्ट करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं को तो ज्वाइन करना। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।